हेलो माय स्टूडेंट, आज पुनः कॉमर्स विद बीबी अवस्थी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने इनकम टैक्स को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उस बिंदु को लेकर चलूँगा जहाँ से असेसमेंट आरंभ होता है, जिसको हम कहते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस का स्पष्ट होना। ध्यान रहे कि जब तक रेजिडेंशियल स्टेटस स्पष्ट नहीं होता, आयकर अधिनियम के आधार पर टैक्स का निर्धारण करना, कर दायित्व निर्धारित करना एक मुश्किल विषय है। अतः ज़रूरत है कर दायित्व के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस का स्पष्ट होना। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 5 में कहा गया कि कर दायित्व के निर्धारण के लिए व्यक्ति की निवास स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि वो निवासी है या नहीं, और निवास स्थान की स्थिति स्पष्ट होने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि गत वर्ष में वो भारत में कितने दिन निवास किया है, कितने दिन रहा है। उसी के बेस के ऊपर निवास स्थान की स्थिति स्पष्ट होती है। क्लियर सी बात है कि जैसे सपोज कीजिए, और यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण, निवास स्थान की स्थिति और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग हैं। सिटीजन वो कहीं का हो सकता है, लेकिन निवासी भारत का हो सकता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, राइट। भारत का निवासी है, सिटीजन है, अनिवासी हो सकता है निवास के दिनों के आधार पर, संख्या के आधार पर। क्लियर सी बात है। तो इसमें एज पर प्रोविजन हमारी स्टडी होगी कि वो भारत में कितने दिन निवास किया है उसने, और शर्तों में क्या प्रावधान है। ठीक है ना। तो बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन बहुत सीरियस तरीके से इसको सुनना और समझने का प्रयास करना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने गुजरेंगे जो आपका कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे। इसलिए हर तथ्य के साथ साथ मूवमेंट करते हुए चलना। चलिए हम चलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के समय देखना होता है कि असेसमेंट किन किन लोगों पर करना है। उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनी। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर सबका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का जो नियम है, प्रोविज़न है, वो थोड़ा सा अलग अलग है। इनमें जो दो हैं, ये इंडिविजुअल और एचयूएफ, इनके स्टेटस को निकालने के लिए एक जैसा नियम है। तो अब हम चलते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है कि कोई भी व्यक्ति या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा, निवासी या अनिवासी। तो निवासी कब होगा? निवासी होने के लिए इनकम टैक्स की सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में कहा गया कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, या गत वर्ष पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 तथा गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। ये दो कंडीशन हैं। इन दोनों में से किसी एक शर्त का पूरा होना रेजिडेंट बनने के लिए अनिवार्य है। यदि इन दोनों शर्तों में से गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, या गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, तथा गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। क्लियर। तो इन दो शर्तों में से कोई एक शर्त का पूरा होना अनिवार्य होता है रेजिडेंट बनने के लिए। ठीक। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और तत्व आता है, उसको सीरियसली लीजिएगा। ये जो कंडीशन नंबर 2 है, इसमें जो 60 है, इसके कुछ अपवाद हैं, यानी कि एक्सेप्शंस हैं। कहाँ पर ये 60
चेंज होता है, बदल कर पढ़ने की जरूरत है। तो उसमें एक्सेप्शन पहला आता है इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक जो सेवार्थ विदेश जाता है, बाहर जाता है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, टहलने नहीं, घूमने टहलने नहीं, सेवार्थ, सेवा करने, नौकरी करने, व्यवसाय करने वगैरह। इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिक जो सेवार्थ विदेश जाता है या भारतीय जहाज पर क्रू के रूप में कार्य करता है। दो बातें हो गई, विदेश सेवार्थ जाता है या भारतीय जहाज पर क्रू के रूप में कार्यरत है, तो उसको इस 60 के स्थान पर 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर पूरे करने होंगे। यानी कि इस शर्त में यहां पर इस तरीके से पढ़ा जाएगा 182 दिन या अधिक इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 इन द प्रीसीडिंग 4 ईयर। ओके, तो कुल जब ये यहां पर 182 डेज आ गया तो ये कंडीशन इस व्यक्ति के लिए बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि यदि ये पूरी कर रहा है तब तो वो रेजिडेंट है, नहीं तो ये तो दोनों चीजें एक ही आ गई। तो इस व्यक्ति के लिए ये शर्त व्यर्थ हो गई। यदि ये पूरी है तो वो रेजिडेंट है, नहीं तो हम प्रीसीडिंग 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में 365 नहीं कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज यदि पूरे नहीं करता है तो। क्लियर? दूसरा एक्सेप्शन कहता है इंडियन सिटीजन आर इंडियन ओरिजिन, भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रहता है। बात आई मूल क्या है? मूल का मतलब है कि वो जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके परिवार की जड़ भारत में रही हो, उसके परिवार की जो उत्पत्ति है वो भारत से हुई हो, यानी कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई भारत का नागरिक रहा हो, यहाँ जन्मा हो और भारतीय नागरिक हो रहा हो। ठीक है कि वो कैंडिडेट विदेश में रह रहा है और वो इस भारत का नागरिक नहीं है, वो विदेश का नागरिक है, लेकिन उसके परिवार की जड़ कहाँ से उत्पत्ति हुई? परिवार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भारत से। तो उसको कहते हैं भारतीय मूल। तो कहने का आशय भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रहता है, भारत विजिट पर आता है, राइट, लीव आउटसाइड इंडिया, कम टू विजिट इंडिया, भ्रमण करने आता है, घूमने आता है, राइट। तो उसके लिए भी यहां पर 60 के स्थान पर 182 डेज पूरे करने होंगे। मीन्स ये एक्सेप्शन को यदि हम इस तरह से अंडरलाइन करें, ये यहां पर भी लागू होगा और ये यहां पर भी और इसके लिए भी। ये 160 डेज को रिप्लेस करता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? भारतीय मूल, भारतीय नागरिक या भारतीय मूल जो विदेश में रहता है, भारत भ्रमण पर आता है, उसे 182 डेज पूरे करने होंगे रेजिडेंट बनने के लिए, सेकंड कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो इसके लिए भी सेकंड कंडीशन बेकार हो गई, पहली ये पूरी हुआ तो रेजिडेंट, अदरवाइज नहीं। थर्ड में आता है इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन, भारतीय नागरिक या भारतीय मूल, भारतीय नागरिक या भारतीय मूल जो विदेश में रहता है, भारत भ्रमण पर आता है। सर ये तो दोनों शर्तें एक ही हैं, ये क्वेश्चन आपका बनेगा? हाँ बनेगा, लेकिन नीचे देखिए, अर्न इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स, राइट, एक्सीड 15 लाख, वो भारत भ्रमण पर आता है और भारतीय स्रोत से भारत में वो 15 लाख से अधिक इनकम अर्न करता है। विदेशी आमदनी से हमारा मतलब नहीं है, वो विदेशी आय उसकी कितनी है, कहाँ से क्या किया, हमें यहाँ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वो भारत में आया और भारतीय स्रोत से इनकम की जो 15 लाख से ऊपर हो गई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर डेज लागू होंगे 120 डेज आर मोर
इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, इन प्लेस ऑफ 60 डेज, राइट। अब यहां पर इस व्यक्ति को इस 60 के स्थान पर 120 डेज पूरे करने पड़ेंगे। देखिए ये दोनों एक जैसी लग रही हैं, ये भी भारतीय नागरिक और भारतीय ओरिजिन है, लेकिन यहाँ पर इनकम नहीं पैदा कर रहा है, आय नहीं अर्जित कर रहा है भारत से, तो उसके लिए 182 डेज। जब ये 15 लाख या इससे अधिक भारत में आमदनी कर लेता है, ऐसी कंडीशन में 182 के जगह पर आ जाता है 120 डेज। क्लियर? ये बात भी स्पष्ट है। अब बात आती है, ये एक्सेप्शन के साथ में इन दोनों में से यदि कोई एक शर्त पूरी कर लेता है तो वो रेजिडेंट हो गया। ठीक है, वो रेजिडेंट हो गया। अब यहां पर एक और है कि यदि वो इन दोनों में से कोई शर्त पूरी नहीं करेगा तो वो नॉन रेजिडेंट है, मीन्स अनिवासी है। क्लियर सी बात है। अब यहां पर दो फैक्ट आते हैं, यहां पर दो फैक्ट आते हैं। एक ये जिसको हम कह लें रेजिडेंट, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट और ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, और नॉट ऑर्डिनरी यानी कि ये जब उसने इन दो में से शर्तें एक पूरी कर ली, दो शर्तों में से एक शर्त पूरी कर ली, देन रेजिडेंट वो ऑर्डिनरी है, साधारण निवासी है या असाधारण, साधारण या असाधारण, इसको कहते हैं साधारण। ये जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट साधारण, ये हो गया असाधारण। क्लियर सी बात है। साधारण असाधारण। अब साधारण कब होगा? जब इन एडिशनल कंडीशन की दोनों शर्तों को पूरा करेगा, जब ये अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी कर लेगा, देन ये बन जाएगा साधारण निवासी। दोनों शर्तें क्या हैं? कहता है कि 2 years रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, कहता है कि ये 10, जैसे सपोज करिए कि ये तो हो गया असेसमेंट ईयर और ये हो गया प्रीवियस ईयर। यदि ये असेसमेंट ईयर है तो उसका ये प्रीवियस ईयर बन गया 20-21। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वर्षों में, इसको छोड़कर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इन 10 वर्षों में कम से कम 2 years भारत का निवासी रहा हो। भारत का निवासी का मतलब इन बेसिक शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी की हो,
यहां पर कहा है कि 2 वर्ष निवासी रहा हो, साधारण असाधारण की बात नहीं कही गई, साधारण असाधारण की बात नहीं कही गई, वो निवासी रहा हो। निवासी के लिए इन 2 शर्तों में से कोई एक शर्त अवश्य पूरी की हो। 10 वर्षों में से 2 वर्ष, ठीक है। दूसरी बात कही गई कि 730 डेज, 730 दिन, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में, अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, इन वर्षों में, इन 7 वर्षों में कम से कम 730 डेज कुल मिलाकर, कभी 100, कभी 50, कभी 30, कभी 10, कभी 5, कभी 2, कुल मिलाकर के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। कहाँ रहा हो, किस स्थान पर रहा हो, इससे कोई हमारा मतलब नहीं होता। वो एक स्थान पर रहे या पूरे भारत में कहीं रहता रहे, कुल मिलाकर के 730 दिन उसे भारत में गुजारने हैं। और इसके कैलकुलेशन में आने वाला दिन और जाने वाला दिन भारत में रहा हुआ माना जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि पहली शर्त है गत वर्ष, दूसरी शर्त में कहा गया गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो। दूसरी शर्त में कहा गया गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। अब इनमें से दोनों शर्तें, जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी, एक नहीं दोनों, यहां पर कहीं आर नहीं लिखा है, यहां जैसे आर लिखा था, इन ये या ये कोई एक शर्त पूरी, यहां पर क्या कहा गया, ये भी और ये भी, बोथ, दोनों शर्तें जब पूरी होंगी तब वही व्यक्ति साधारण निवासी की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक पूरी कर पा रहा है, दूसरी नहीं, तब भी वो असाधारण निवासी, ठीक है। वो कोई नहीं पूरी कर पा रहा है, तब भी असाधारण निवासी। क्लियर है बात? मतलब 2 में से दोनों पूरी करना जरूरी है, ओके। एक नहीं, दोनों, एक पूरी होगी मतलब नहीं, दोनों पूरी नहीं हो रही, एक जैसी पोजीशन, चाहे एक पूरी हो या एक भी ना, तो वो असाधारण निवासी कहा जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए, निवासी होने के लिए क्या, बेसिक शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी होना चाहिए। क्या है? गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। दूसरी, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 तथा गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। ठीक है, इनमें से दो में से एक, जब एक पूरी हो गई देन हम इनको मैच करेंगे। तब क्या निकला? गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो गई देन वो बन गया ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी। एक पूरी हुई या दोनों पूरी नहीं हो पाई, वो असाधारण निवासी की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब यहीं पर एक फाइनेंस एक्ट 2020 में एक नया सेक्शन जोड़ा गया, प्रोविजन जोड़ा गया। वो कहता है डीम्ड रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6(1)(a) के अंतर्गत। ठीक है, अब 6(1)(a) क्या कहता है? वो कहता है कि इंडियन सिटीजन ओरिजिन नहीं, इंडियन सिटीजन लिव आउटसाइड इंडिया, बाहर रहता है, विदेश में रहता है, कभी भारत नहीं आता। ठीक है, वो भारत नहीं आया है लेकिन उसकी जो इनकम भारत से हुई है, इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेस,
इंडियन सोर्स एक्सीड 15 lakhs। ठीक है। भारतीय नागरिक विदेश में रहता है, भारत नहीं आया, लेकिन भारत के स्रोत से उसको करीब 15 लाख से अधिक की इनकम होती है। ठीक है। शर्त इसमें एक और आई, कहा गया कि नॉट लाइबल टैक्स इन अदर कंट्री। लेकिन वो किसी अन्य देश में कर देने के लिए दायी ना हो, लायबल ना हो। भारतीय नागरिक विदेश में रहता है, भारत के स्रोत से 15 लाख या अधिक की इनकम होती है, वो किसी अन्य देश में टैक्स नहीं पड़ता है, उसके ऊपर किसी अन्य देश में टैक्स नहीं पड़ता है। कारण क्या हो सकता है, किस कारण से नहीं पड़ता है? डोमिसाइल हो सकता है, डोमिसाइल के रूप में कारण, या रेजिडेंस के कारण, या अदर फैक्ट, कोई और फैक्ट्स हो सकते हैं। इन कारणों से वो विदेश में उसके ऊपर टैक्स असेसमेंट नहीं होता, उस पर टैक्स नहीं लगता भारत। तब ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है। और ये डीम्ड रेजिडेंट NOR होता है, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये ऑलवेज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता, असाधारण निवासी माना जाता है। क्लियर। ये थोड़ा सा ये अलग टेक्निकल है। यहां पर दो मैच करते हैं, एक ये भी कहता है कि इनकम 15 लाख से अबव हो, लेकिन यहां पर ये ध्यान देने की चीज है कि वो भारत विजिट पर आता है। यहां इस प्रकार की कोई बात नहीं, वो आया है या नहीं आया है, लेकिन उसकी इनकम भारतीय स्रोत से 15 लाख से ऊपर चली जाती है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 21A के अंतर्गत मान लिया जाता है। मानता हूं कि आपको ये अंतर और स्पष्ट हुए होंगे। हर शर्तें, हर तरीके से निकालना, एक्सेप्शन का समझना, इनको मैच करना समझ गए होंगे। यदि आपकी समझ में आया हो, मैं आप तक अपनी बात पहुंचा पाया हूं, तो वीडियो को लाइक करें। आगे के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें।